आज हम हीट ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हीट ट्रीटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोस्टली सब तरीके के जो टेक्निकल कोर्स होते हैं उसमें पढ़ा जाता है, लेकिन समझ में आने में हमें हमेशा दिक्कत होती है। तो आज हम उसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द हीट ट्रीटमेंट एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हीट ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले हमको इसके जो स्टील स्ट्रक्चर होते हैं इसको जानना जरूरी है, क्योंकि हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं। हीट ट्रीटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, आपको स्टील प्राप्त करना है। और स्टील क्या होता है, स्टील इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस प्लस कार्बन। ठीक है, जब आप इसमें ये चीज मिलाते हो तब आपको स्टील मिल जाता है। और अगर आपको इसकी और क्वालिटी इंप्रूव करनी है, जैसे कि टफनेस करनी है, उसकी चमक बढ़ानी है, उसको हार्ड करना है, तो क्या होता है, आपको डी ब्लॉक की जो मेटल होते हैं यानी कि मोलिब्डेनम हो गया, टाइटेनियम हो गया, वेनेडियम, क्रोमियम वगैरह हो गया, वो सब मिलाने पड़ते हैं आपको। लेकिन जो बेसिक प्लेन स्टील जो होता है वो फेरस प्लस कार्बन होता है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर होगी कि हीट ट्रीटमेंट के लिए हमें स्टील चाहिए होता है, जो कि कॉम्बिनेशन है फेरस प्लस कार्बन का। तो होता क्या है, जब आप फेरस और कार्बन को मिक्स करते हो, उसका मिक्सचर बनाते हो, उसको किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर गर्म करते हो, तो आपको क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्टील स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे आप स्टील स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कि ये ऑस्टेनाइट है, इसको मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मुझे दिखा। ये सीमेंटाइट है, इसको देखा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा। ये फेराइट है, ये परलाइट है, और ये मार्टेनसाइट है, और ये बेनाइट है। तो हीट ट्रीटमेंट पढ़ने से पहले हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसका कारण ये है कि जब हम हीट ट्रीटमेंट का प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं तो वो प्रोडक्ट जो होता है वो हमको इस स्टेज में मिलेगा। मतलब जब उनका माइक्रो स्ट्रक्चर करके उसका इंस्पेक्शन करेंगे तो हमको इस तरीके से दिखाई देगा, और इनकी सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग पाई जाती है, इसलिए इनकी स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो ये स्टेज 1 है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हमने स्टील के वेरियस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर हमने देख लिए हैं कि मार्टेनसाइट क्या होता है, सीमेंटाइट क्या होता है, परलाइट क्या होता है, वो सब हमने देख लिया। अब वो क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है, वो अब हम समझेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या था, हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बना है ट्रीटमेंट और एक बना है हीट। ठीक है, एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें आप हीट का उपयोग करते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ कि जब कोई इंसान होता है, कोई ह्यूमन बीइंग होता है, वो अगर बीमार हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कौन करता है, डॉक्टर करता है, बाय यूजिंग मेडिसिन। इसी तरीके से जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल हम प्रोडक्शन में काम में लेते हैं, उस मटेरियल को हम डायरेक्ट किसी भी एप्लीकेशन में यूज में नहीं ले सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे कि टफनेस हो गई, हार्डनेस हो गई, और रेजिलियंस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, ये सबको हमको इम्प्रूव करना पड़ता है। तो इम्प्रूव करने के लिए क्या जरूरी होता है, इसका हीट ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि ये मान लीजिए एक मेटल है। ठीक है, इस मेटल को मैं क्या करूंगा, अभी इसकी जो सारी की सारी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है इसकी अभी बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे उसे इंप्रूव करना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसे हीट करूंगा। इसे हीट करूंगा, और कहां तक हीट करूंगा, जब तक कि इसका इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाता है। जब इसका इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, फिर इसे कूल कर लूंगा, ठंडा कर लूंगा। और फिर उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो एकदम से क्या हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। तो ये सिंपली वर्ड्स में हीट ट्रीटमेंट को समझा जा सकता है। एक ऐसा ट्रीटमेंट, मतलब मेटल, किसी भी मेटल के लिए एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसे हीट के द्वारा किया जाता है, और आफ्टर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी विल बी इंप्रूव। कौन सी प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो हीट ट्रीटमेंट को अगर हम समझे तो ये बेसिकली 3 स्टेज होती है। ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें वाई एक्सिस पे क्या है, टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे क्या है, अपना टाइम। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मटेरियल को हीट करेंगे। हीट करा इसने, ये देखिए हीट करा करा करा, पॉइंट नंबर 1 0 से लेकर के 1 तक इसने क्या करा, हीट करा। हीट करने के बाद में सोकिंग करा। सोकिंग करना मतलब कि उसने उस टेम्परेचर पे उसको मेंटेन किया, उसी पे होल्ड कर दिया, मतलब कि इस पे होल्ड करना। होल्ड को टेक्निकल वर्ड में क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं सोकिंग करना। मतलब मटेरियल को पहले गर्म करा, गर्म करने के बाद में उसको उसकी सोकिंग करा, उसे उसी टेम्परेचर पे होल्ड करा, फिर क्या करा आपने, रैपिडली उसको कूल कर दिया। तो ये 3 स्टेज है, 0 to 1 हीटिंग, 1 to 2 सोकिंग, और 2 to 3 कूलिंग। तो मैं बोल सकता हूँ हीट ट्रीटमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 0 to 0 to 1, 1 to 2 एंड 2 to 3, दीज 3 प्रोसेस। ठीक है, हीटिंग, सोकिंग और कूलिंग। तो हीट ट्रीटमेंट के बाद में इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं इसमें कॉम्बिनेशन। जो हीट ट्रीटमेंट है वो अपना कॉम्बिनेशन ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग है, ये हम समझ चुके हैं। इसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी चेंज आफ्टर हीट ट्रीटमेंट। क्रिस्टल स्ट्रक्चर विल बी चेंज, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर पूरा तरीके से चेंज हो जाएगा, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था। मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव। तो ये तीनों की तीनों चीजें हम
समझ चुके हैं। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हीट ट्रीटमेंट होता है वो हम किस लिए करते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, इंप्रूव करनी है। तो इसको इंप्रूव क्यों करते हैं, वाई? तो इसका आंसर है कि जब आप प्रोडक्शन में चीजें काम में लेते हो तो क्या होता है कि वो उस पर अलग अलग तरीके के वेरियस टाइप ऑफ लोड लगते हैं। तो अगर आपने उसको इस तरीके से तैयार नहीं किया है तो क्या होगा, वो जब एप्लीकेशन उसकी आएगी, मतलब वो यूज में होगा प्रोडक्शन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर या किसी प्लांट के अंदर, तो वो टूट सकता है, उसमें ब्रेक हो सकता है या उसमें क्रैक आ सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव किया जा सकता है। तो इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि जब आप किसी मटेरियल को बना रहे हो, उसकी प्लानिंग कर रहे हो, जब आप उसको बना रहे हो तो उसको बनाओ उस मटेरियल से जिसकी प्रॉपर्टी ज्यादा हो। तो इसे बोलते हैं केमिकल कंपोजिशन प्रोसेस। केमिकल कंपोजिशन, आपने क्या करा, इस प्रॉपर्टी को इंप्रूव करने के लिए क्या करा आपने, केमिकल कंपोजिशन। मतलब जो मटेरियल को आप बना रहे हो उसमें अलग अलग टाइप के मटेरियल को आपने ऐड कर लिया, उसकी कास्टिंग कर ली और उसको आप यूज में ले रहे हो। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि जो मटेरियल आप बनाना चाहते हो नॉर्मली वो आपने ले लिया, जो आपको अवेलेबल है, ठीक है, ले लिया। उसके बाद में आपने क्या करा, आपने हीट ट्रीटमेंट किया, उसको आपने हीट ट्रीट किया, तो उससे क्या होगा, उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव होगी। मतलब जो मटेरियल पहले काम में लेने लायक नहीं था वो अब काम में लेने लायक बन गया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर हम ये वाला प्रोसेस काम में लेते हैं केमिकल कंपोजिशन वाला, तो होता क्या है कि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है और इसमें जो कंपोजिशन होता है वो परसेंटेज बहुत माइनर होता है। मतलब अगर आपने 0.12% भी ऊपर नीचे कर दिया तो जो आपका मेटेरियल की जो ग्रेड बनने वाली है वो भी गलत बन जाएगी, इससे फिर आप उसको यूज में नहीं ले पाओगे। जबकि इसमें क्या है, हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो आपने मटेरियल लिया है आपको सिंपली कास्टिंग करना है, उसको हीट ट्रीट करना है और उसकी फैटलिंग के बाद में आपको यूज लेना है। तो आपके ये तो समझ में आ गया होगा कि हम हीट ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं, स्टील का कर रहे हैं। तो स्टील के हम अलग अलग ग्रेड के बारे में जान लेते हैं, कितने टाइप के स्टील होते हैं। तो स्टील जो होता है बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है प्लेन स्टील और एक होता है अलॉय स्टील। प्लेन स्टील इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेरस एंड कार्बन, मतलब इसमें फेरस और कार्बन के अलावा कुछ भी आप मिक्स नहीं करोगे, इसमें केवल केवल फेरस रहेगा, मतलब लोहा रहेगा, आयरन रहेगा और कार्बन रहेगा। जबकि अलॉय स्टील होता है, जो अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातुएं, तो इसके अंदर क्या होता है, फेरस प्लस कार्बन तो रहेगा ही, लेकिन जो डी ब्लॉक की धातुएं होती है वो सब भी रहेगी, क्रोमियम, वेनेडियम, निकल, जो भी डी ब्लॉक की धातु होती है वो सब अपन ऐड कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अलॉय स्टील में हम ये सब क्यों ऐड कर रहे हैं? तो इसका जवाब है, सिंपल सा एक जवाब ये है कि क्या होता है कि जो मेटल हम काम में ले रहे हैं उसमें जंग नहीं लगना चाहिए। जब हम प्रोडक्शन में काम में लेंगे उसको तो उसमें जंग नहीं लगना चाहिए, उसकी चमक बरकरार रहनी चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए, वो टफ होना चाहिए, वो झटके सहन कर देना चाहिए। तो क्या होता है कि इन जो अलग अलग मेटल रहते हैं डी ब्लॉक के, इनमें अलग अलग ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए हम इसका कॉम्बिनेशन सबको मिक्स करके अलॉय स्टील बनाते हैं और उसे काम में लेते हैं, ठीक है। तो स्टील, जो प्लेन स्टील है वो फिर उसको हम तीन भाग में कैटेगराइज कर देते हैं, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट इज LCS, लो कार्बन स्टील, जैसा कि नाम में दिया हुआ है, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा कम हो। सेकंड, मीडियम कार्बन स्टील, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा मीडियम हो। हाई कार्बन स्टील, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा ज्यादा हो। तो आप देख सकते हैं लो कार्बन स्टील जो है इसमें कार्बन की परसेंटेज 0.1% से कम होती है, ठीक है। मीडियम कार्बन स्टील 0.1 से 0.8% तक पाया जाता है। हाई कार्बन स्टील 0.8 से 2.4% पाया जाता है। अब मैंने जो ये रेंज लिखी है ये लगभग है, ये आपको हर बुक में अलग अलग मिलेगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत लिखा हुआ, ये एक रेंज है कि इस रेंज में ही पाया जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज कम है, हाई कार्बन स्टील जिसमें कार्बन परसेंटेज ज्यादा है। तो ये जो हाई कार्बन स्टील है ये हम कहाँ काम में लेते हैं, जो आपके टूल होते हैं, बेसिकली जो टूल बनते हैं अपने वर्कशॉप में, हैंड टूल जो काम में ले जाते हैं, जैसे कि चीजल होगी, जैसे कि स्क्राइबर हो गया, या आप सबने पढ़ा होगा कैलिपर हो गया। तो ये क्या होते हैं, ये SCS के बनते हैं। हम पढ़ते तो हैं कि SCS के बनते हैं, SCS के बनते हैं, क्यों बनते हैं वो ये आप समझ में आएगा। ये SCS के बनते हैं और फिर बाद में क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए इसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि ये हार्ड हो जाए, टूटे नहीं, ब्रेक नहीं हो, क्रैक नहीं हो। तो हीट ट्रीटमेंट में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी को इंप्रूव कर रहे हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है, डक्टिलिटी होती है, स्ट्रेंथ होती है, रेजिलियंस होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, यील्ड स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो इसमें हीट ट्रीटमेंट के रिजल्ट दे रखे, आफ्टर हीट ट्रीटमेंट क्या होता है, डक्टिलिटी बढ़ जाती है, स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इंटरनल स्ट्रेस जो होते हैं वो रिलीव हो जाते हैं। अब इंटरनल स्ट्रेस क्या होता है, जैसे कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कुछ प्रोडक्शन मेथड ऐसे होते हैं जिसमें अपने को
उसकी शेप में या फिर डायमेंशन में चेंज करना पड़ता है, मतलब जैसे बैंडिंग हो गई, टेंशन हो गई, उसको बैंड करना पड़ता है, उसको फैलाना पड़ता है, तो क्या होता है कि उसका जो इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये एक रॉड है, इसको सिंपल वर्ड में अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये मान लीजिए कि ये एक रॉड है, रॉड का राउंड रॉड थी। अब ये जो राउंड रॉड थी इसमें कुछ क्रिस्टल स्ट्रक्चर थे, उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से लोकेशन में था, मतलब जितने भी एटम थे, एटम कुछ इस तरीके से थे। जब मैंने इसको बैंड किया, जब मैंने इसको बैंड किया तो क्या हुआ, इसका जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर था, इसका जो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर था, ये क्या हो गया, अपना डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेट हो गया, क्रैक हो गया, ठीक है, ये चेंज हो गया। तो ये स्ट्रक्चर कुछ समझ लीजिए, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा आपको, कुछ इस तरीके से ब्रेक हो गया, कुछ इस तरीके से ब्रेक हो गया, मतलब डिसलोकेट हो गया। अब क्योंकि ये डिसलोकेट हो गया तो हम इसको यूज में नहीं ले सकते हैं, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे वापस से हीट करना पड़ेगा। जब मैं हीट करूंगा तो क्या होगा, ये अपने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो कहां तक पहुंच गया, अपने लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर तक हम इसको गर्म करेंगे। जब हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, इन एटम में क्या होगा, मूवमेंट शुरू हो जाएगी, और मूवमेंट शुरू हो जाएगी तो ये इधर से उधर गति करने लग जाएंगे, मोशन करने लग जाएंगे, तो क्या होगा, एक स्पेसिफिक पाथ में आ जाएंगे। जब ये एक स्पेसिफिक पाथ में आ जाएंगे तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ये ज्यादा मजबूत हो जाएगा, तब मैं इसको काम में ले सकता हूँ। तो इसे बोलते हैं अपना इंटरनल स्ट्रेस रिलीव करना, इसी को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल स्ट्रेस रिलीव करना, ठीक है। एक नोट है कि हीट ट्रीटमेंट जो होता है वो सिर्फ एमसीएस और एससीएस में किया जाता है। आप हीट ट्रीटमेंट हमेशा मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में करोगे, लो कार्बन स्टील में नहीं करोगे। सवाल उठता है क्यों, क्योंकि लो कार्बन स्टील में क्या होता है, जो कार्बन परसेंटेज होती है वो बिलो 0.01% होती है, ठीक है। तो इतनी कम कार्बन परसेंटेज होने के कारण क्या होता है, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज्यादा डक्टाइल होता है। इसी कारण क्या होता है कि अगर मैं उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगा तो वो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, उसकी शेप खराब हो जाएगी। तो ऐसे हीट ट्रीटमेंट का क्या मतलब कि जो कि मटेरियल की शेप को ही खराब कर रहा है या उसके स्ट्रक्चर को ही खराब कर रहा है। इसलिए मैं लोअर जो अपना लो कार्बन स्टील होता है उसके लिए मैं हीट ट्रीटमेंट काम में नहीं लेता हूँ। उसके लिए भी जो हीट ट्रीटमेंट अगर आप करना ही चाहते हो तो फिर उसके लिए मैं केस हार्डनिंग करता हूँ। केस हार्डनिंग में क्या होता है, मटेरियल की केवल ऊपरी सतह को, केस हार्डनिंग में मेटल की केवल ऊपरी सतह को ही हार्ड किया जाता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि लो कार्बन स्टील के लिए, लो कार्बन स्टील के लिए आप क्या यूज लोगे, केस हार्डनिंग काम में लोगे, केस हार्डनिंग काम में लोगे। इसके लिए आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, अदर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जैसे कि एनिलिंग हो गया, नॉर्मलाइजिंग हो गया, हार्डनिंग वगैरह हो गया, वो आप काम में नहीं लोगे। रुकना, हम जो स्टील स्ट्रक्चर के, अब हम स्टील स्ट्रक्चर जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं उनके बारे में जानेंगे, कौन कौन से टाइप के हमको स्ट्रक्चर मिलते हैं, जो हमने फर्स्ट स्लाइड में आपको मैंने दिखाया था क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो सबसे फर्स्ट है अपना फेराइट। फेराइट क्या है, अपना आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन है। इसमें कार्बन कितना होता है, 0.008 टू 0.025% के बीच में इसमें कार्बन पाया जाता है, और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है और मैग्नेटिक नेचर का होता है, इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो सीमेंटाइट बन के आता है। सीमेंटाइट क्या है, सीमेंटाइट भी अपना फेरस यानी कि आयरन और कार्बन का ही मिक्सचर होता है, लेकिन इसमें जो कार्बन होता है वो 6.67% तक पाया जाता है। इसके कारण क्या होता है, ये स्टील का हार्डेस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। थर्ड वन है अपना परलाइट। परलाइट क्या है, अपना फेरस और सीमेंटाइट को जब मैं मिक्स करता हूं तो जब मुझे स्टील स्ट्रक्चर मिलता है वो मेरा होता है परलाइट। इसमें 87% अपना फेरस होता है और 13% जो होता है अपना सीमेंटाइट होता है। ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। चौथा है अपना ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट क्या होता है, यूसीटी पे मिलेगा, नॉन मैग्नेटिक होगा। यूसीटी मतलब अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर में मिलेगा, और ये बहुत ज्यादा, ये नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब इसमें मैग्नेट का गुण नहीं पाया जाता है। मतलब एक ऐसा स्टील का एक टाइप है जो नॉन मैग्नेटिक है, जिसे मैग्नेटिक का गुण ही नहीं है, लेकिन वो कौन सा है, आपका ऑस्टेनाइट है। कहाँ मिलेगा, यूसीटी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। पांचवा होता है मार्टेनसाइट। मार्टेनसाइट क्या होता है, अगर आप ऑस्टेनाइट को तुरंत ठंडा करोगे, यानी ऑस्टेनाइट की, जब आपको ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मिल गया है, आप उसको तुरंत कूल करोगे, यानी तुरंत कूलिंग करोगे, उसकी क्वेंचिंग करोगे, आप ऑयल मीडिया में करो या आप वाटर मीडिया में करो, वो आप पे डजंट मैटर, आप पे डिपेंड करता है वो, ठीक है। तो क्या होगा, आपको मार्टेनसाइट मिलेगा। मार्टेनसाइट क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है। और ये बात मैं जानता हूं कि अगर कोई भी मटेरियल अगर बहुत ज्यादा हार्ड है, किसी मटेरियल की अगर प्रॉपर्टी, हार्डनेस प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि वो ब्रिटल भी बहुत ज्यादा होगा, इसलिए मैं इसको काम में नहीं ले सकता हूँ। ये मैं आगे बताऊंगा, जब मैं हीट ट्रीटमेंट में टेम्परिंग की बात करूंगा तब मैं वहां ये बोलूंगा कि हार्डनिंग के बाद जो मुझे मार्टेनसाइट टेम्परेचर, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो प्राप्त होता है उसको मैं
अत्यधिक हार्ड होने के कारण, वेरी हार्ड और ब्रिटल होने के कारण प्रोडक्शन में यूज में नहीं ले सकता, इसलिए मैं टेम्परिंग करता हूँ। टेम्परिंग के बाद क्या होता है, टेम्परिंग के बाद होता कुछ नहीं है, वो जो हार्ड और ब्रिटल मेटल था वो थोड़ा सा उसकी ब्रिटलनेस या हार्डनेस थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा सा डक्टाइल हो जाता है, तो थोड़ा टफनेस बढ़ जाती है उसकी, फिर आप उसको प्रोडक्शन में अपने काम में ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बार बार एक चीज आ रही है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, ये होता क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। हीट ट्रीटमेंट में एक बात आप समझ गए होंगे कि हमको मेटल को हीट तो करना ही है। ठीक है। जब हम हीट करेंगे तो होगा क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, क्योंकि इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज कैसे होता है, एकदम से तो चेंज होगा नहीं। तो होता है क्या है, जब आपने टेम्परेचर इंप्रूव किया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया किसी मेटल का, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, इसके एटम यहां वहां गति करेंगे, मोशन करेंगे, मूवमेंट में आ जाएंगे। ठीक है। फिर क्या होगा, इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा पहले मार्टेनसाइट, मैंने आपको बताया था मार्टेनसाइट, ये सारे स्ट्रक्चर बताए थे, फेराइट, सीमेंटाइट, परलाइट, तो इनमें चेंज होना एकदम से स्टार्ट नहीं होता है, ये धीरे 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 होता है। तो वो टेम्परेचर जहां पर इनके इंटरनल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज होना स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ, उसे हम बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। और वो टेम्परेचर जहां पर वो किसी दूसरे स्टील स्ट्रक्चर में 100% कन्वर्ट हो चुका है, उसे हम बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। अब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा मार्टेनसाइट क्या होता है, ऑस्टेनाइट को तुरंत कूल करने पे मुझे मार्टेनसाइट सॉरी ये ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर जो होता है, इसको तुरंत ठंडा करने पे, क्वेंच करने पे मुझे क्या मिलता है, मार्टेनसाइट मिलता है। तो ऑस्टेनाइट टेम्परेचर में जब चेंज होना स्टार्ट हुआ, वो जो टेम्परेचर था उसे बोलते हैं लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और जब मुझे पूरा मार्टेनसाइट मिल गया ये टेम्परेचर पे, उसे हम बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हम अपना नेक्स्ट जो फिगर है वो है कूलिंग कर्व ऑफ आयरन। ठीक है। कूलिंग कर्व मतलब कि जब आप आयरन को ठंडा करोगे तब आपको कौन कौन से स्ट्रक्चर प्राप्त होते हैं। अच्छा, हीट ट्रीटमेंट किसका करते हैं, मेटल का करते हैं। और मेटल कौन सा, जिसको आप कास्ट करते हो, जिसकी आप कास्टिंग करते हो, ढलाई करते हो। तो कास्टिंग में होता क्या है, जब आप कास्टिंग करते हो, जब आप कास्टिंग करते हो तो क्या होता है, मेल्ट मटेरियल जो होता है, आपने मेल्ट मटेरियल को क्या करा, मोल्ड में डाला। डालने के बाद में क्या होता है, वो कूल होता है। कूल होने के बाद में आपको वो मेटल मिल जाता है। ठीक है। तो क्या है कि अब हम इसका कूलिंग कर्व पढ़ेंगे, कूलिंग कर्व ऑफ आयरन। कूलिंग कर्व ऑफ आयरन ही क्यों पढ़ रहे हैं अपन, दूसरा क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे कि बता चुका हूं, हम ये ट्रीटमेंट कैसा करते हैं, स्टील का करते हैं। और स्टील में मेजर जो पार्ट होता है, लगभग 90 to 95% जो रहता है वो अपना फेरस यानी कि आयरन रहता है। उसके अंदर आप कुछ परसेंटेज कार्बन मिलाते हो, तब जाके आपको स्टील प्राप्त होता है। तो हम कूलिंग कर्व किसका पढ़ेंगे, आयरन का पढ़ेंगे, क्योंकि जब मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ तो इसमें भी क्या है, इसमें भी 90 to 95% तो आयरन ही होगा ना। तो जब मैं इसको ठंडा करूंगा तब मुझे कौन कौन से स्ट्रक्चर प्राप्त होंगे, इस चीज को ये ग्राफ जो है ये बता रहा है। तो इसमें एक्स डायरेक्शन में क्या टाइम है, और वाई डायरेक्शन में क्या दे रखा है आपको, टेम्परेचर दे रखा है। तो वाई डायरेक्शन में जो टेम्परेचर है वहां 1539 एमपी लिख रखा है। इसका मतलब है कि 1539 पे क्या होता है, जो आपका फेरस होता है, जो लोहा होता है, जो आयरन होता है, वो मेल्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर ये क्या हो रहेगा, बिल्कुल लिक्विड मीडियम में रहेगा। ठीक है। फिर क्या होगा, जब आप इसको ठंडा करोगे, जब आप इसको ठंडा करोगे तो ये क्या बता रहा है, ये कूलिंग को बता रहा है आपका। ये जो लाइन है आपकी, ये कूलिंग को बता रही है कि टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो जब टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो क्या होता है, ये जो आपका लिक्विड था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डेल्टा आयरन यानी कि बीसीसी। ठीक है। ये आपका बीसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये लिक्विड से अपना ठंडा हुआ, कूल हुआ, तो क्या बना, अपना डेल्टा आयरन बना, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूब स्ट्रक्चर अपना बन गया। फिर क्या हुआ, जब आपने इसको वापस कूल किया तो बीसीसी से आपको एफसीसी स्ट्रक्चर मिला। यहाँ पे ये बीसीसी स्ट्रक्चर था, यहाँ पे आपको एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूब, ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक टाइप होता है, ये आपने पढ़ा होगा, जिसे हम डेल्टा आयरन भी बोलते हैं, ये बनेगा। फिर इसके बाद क्या होगा, जब आप इसको और कूल करोगे तो आपका डेल्टा आयरन से अल्फा आयरन बन जाएगा, और जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूब ना होकर के बॉडी सेंटर्ड क्यूब की फॉर्म में आपको प्राप्त होगा। ठीक है। जो कि बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, और ये होता है नॉन मैग्नेटिक। अब आप इसे जब वापस से कूल करोगे, आप 910 से डिग्री सेंटीग्रेड से 768 डिग्री 768 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब आप जाओगे तो क्या होगा, ये नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये अल्फा आयरन पहले भी था, अल्फा आयरन अभी भी है, बीसीसी स्ट्रक्चर पहले भी था, बीसीसी स्ट्रक्चर अभी भी है। तो चेंज क्या हुआ है, चेंज सिर्फ इतना हुआ है कि 768 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये नॉन मैग्नेटिक था,
जबकि इसके नीचे क्या है, इसके नीचे ये मैग्नेटिक हो गया, मतलब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो गई है, ना कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो ये जो 768 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे क्यूरी पॉइंट बोलते हैं या क्यूरी टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, लेकिन मेटल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जो चीज पहले नॉन मैग्नेटिक थी वो अचानक से मैग्नेटिक नेचर की हो जाती है। एक्स एक्सिस पे अपना टाइम दे रखा है, क्योंकि इस कन्वर्जन में कुछ टाइम लगता है। देखिए आप, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, लिक्विड से जब ये बीसीसी स्ट्रक्चर में जा रहा है तो यहाँ पर कुछ टाइम लग रहा है इसको। ये जो टाइम दे रखा है ये एक्स एक्सिस पे किसको डिनोट कर रहा है, जिसको प्रदर्शित कर रहा है, टाइम को कर रहा है। यहाँ पर भी ये टाइम को, यहाँ पर भी ये टाइम को, और यहाँ पर भी ये टाइम को। तो ये है अपना कूलिंग स्ट्रक्चर ऑफ आयरन। अब अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आयरन कार्बन डायग्राम, आयरन कार्बन फेज डायग्राम। आयरन कार्बन ही क्यों, क्योंकि ये आयरन कार्बन क्या होता है, स्टील होता है। इसकी एक्स एक्सिस पे क्या दे रखा है आपको, कार्बन परसेंटेज दे रखी है, वाई एक्सिस पे आपको टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये कितने टाइप के स्टील या कितने टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए यूज में लिया जा रहा है। एक्स एक्सिस पे कार्बन परसेंटेज को शो किया गया, प्रदर्शित किया गया है। तो सबसे पहले कितना है, 0.008% कार्बन को मिलाया गया है। उसके बाद में 0.025%, उसके बाद में 0.10%, 0.18%, 0.5%, 0.8% कार्बन, 2% कार्बन, 4.3% कार्बन एंड 4.3% से ज्यादा कार्बन आपने मिलाया। कहां तक, 6.67%। तो होता क्या, ये कार्बन की ये जो ग्राफ है किसी चीज को बता रहा है कि जब आप फेरस के अंदर, आयरन के अंदर कार्बन परसेंटेज मिलाते हो तो नो डाउट आपको स्टील तो मिलेगा, लेकिन जो स्टील आपको मिल रहा है वो कौन से नेचर का मिल रहा है, मतलब कि ऑस्टेनाइट मिल रहा है, मार्टेनसाइट मिल रहा है, उसकी प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, और वो कितने टेम्परेचर में मिल रहा है वो चीज आपको ये ग्राफ बताएगा। ग्राफ पढ़ना मैं आपको अभी बता दूंगा। तो होता क्या है कि स्टील जो है आपको कहां से कहां तक मिलेगा, जब उसमें 0.008% से लेकर 2% तक आप कार्बन परसेंटेज मिलाओगे तभी आपको क्या मिलेगा, स्टील मिलेगा। अगर आपने उससे ज्यादा कार्बन परसेंटेज मिला दिया तो जो स्टील आपको मिलेगा वो कास्ट आयरन होगा, वो प्रोडक्शन के लिए यूज में नहीं ले सकते, वो यूजलेस है। ठीक है, तो हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे वो स्टील का ही करेंगे, ना कि सीआई का करेंगे। इसलिए जब हम हीट ट्रीटमेंट के प्रोसेस का स्टडी करते हैं तो हम सिर्फ इस रीजन का, सिर्फ इस रीजन का 0.008% से लेकर 2% जो कार्बन जहां मिल रहा है जिस ग्राफ में, मैं उस तक की स्टडी करता हूँ। वहीं तक मैं एनेलिंग पढ़ूंगा, नॉर्मलाइजिंग पढ़ूंगा, हार्डनिंग पढ़ूंगा, वहां तक ही पढ़ूंगा। आगे क्यों नहीं पढ़ूंगा मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि जो स्टील मुझे मिल रहा है वो टोटली यूजलेस है, उसको मैं काम में नहीं ले सकता मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी मुझे दो टाइप के स्टील मिलते हैं, जिसको मैं यूटेक्टोइड स्टील बोलता हूँ। तो पहला है हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, दूसरा है हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। मतलब कि 0.008 से लेकर के 0.8% के बीच में। ठीक है, कितना, 0.008% से लेकर के 0.8% के बीच में जो मुझे मिल रहा है वो है मेरा हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। जबकि 0.8% से लेकर के 2% कार्बन जब मैं मिला रहा हूं और जो स्टील मुझे मिल रहा है वो है मेरा हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, ये दोनों की अलग अलग खासियत होती है। उसके बाद जब मैं 2% से ज्यादा कार्बन मिला रहा हूं, 2% से ज्यादा कार्बन मिला रहा हूं, तो मुझे कौन सा मिल रहा है, हाइपो यूटेक्टिक स्टील। तो एक चीज मैं और बना सकता हूं कि ये जब मैंने इसको मिलाया ये 2% कार्बन जब मैंने मिलाया कहां तक, 4.3% तक, तो मुझे मिला हाइपो यूटेक्टिक स्टील। और 4.3% से ऊपर जाके, इससे ज्यादा अगर मैं कार्बन परसेंटेज मिलाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाइपर यूटेक्टिक स्टील। ठीक है, स्टडी हम किसकी करेंगे, केवल यूटेक्टोइड स्टील की। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग कुछ लाइनें होती हैं, उन लाइनों पर ही हम उसको, जब अपना मेटल होता है उसको हीट करते हैं तो इसमें अलग अलग कुछ लाइनें होती है। जैसे कि ये कुछ लाइंस दे रखी है यहाँ पे, जैसे इसको बोलते हैं A1 लाइन। A1 लाइन आपकी शो करती है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर को, इसलिए A1 लाइन का दूसरा नाम क्या होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ठीक है, A2 लाइन, इस लाइन को मैं A2 लाइन बोलता हूँ। A3 लाइन को मैं बोलता हूँ अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। ये लाइन जो होती है इसको मैं बोलता हूँ A4 यानी कि ACM। ठीक है, ये चार लाइनों पर ही मैं हीट ट्रीटमेंट करता हूँ। तो इसको मुझे समझना पड़ेगा, ये चारों मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं एनिलिंग करूंगा, नॉर्मलाइजिंग करूंगा, तब मैं बार बार यही बोलूंगा कि इसे A1 लाइन से ऊपर गर्म किया जाता है, इसे A3 लाइन से ऊपर गर्म किया जाता है या नीचे गर्म किया जाता है। मतलब उसका कहने का सेंस यही रहेगा कि अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के ऊपर
या उसके नीचे, या लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन के ऊपर कि नीचे, और ऊपर नीचे तो कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर नीचे गर्म करोगे या 50 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे ऊपर गर्म करोगे, किस तरीके से आप करोगे उसको हम समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो कुछ रीजन बन रहे हैं यहाँ पर अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर मुझे प्राप्त हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर अल्फा आयरन जिसे मैं ऑस्टेनाइट बोलता हूँ, इस रीजन में मुझे क्या मिल रहा है, अल्फा आयरन मिल रहा है। ठीक है, इस रीजन में मुझे क्या मिल रहा है, डेल्टा आयरन मिल रहा है। इस रीजन में मुझे क्या मिल रहा है, इसमें मुझे अल्फा प्लस सीमेंटाइट मिल रहा है इस रीजन में। इस रीजन में मतलब कि जब टेम्परेचर 727 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है और कार्बन परसेंटेज आपकी इतनी है लगभग 2% है, तो आपको जो स्टील स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पर वो कौन सा मिलेगा, अल्फा प्लस सीमेंटाइट मिलेगा। अगर आपका टेम्परेचर अबव हो गया है 727 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो गया, ठीक है, और आपकी कार्बन परसेंटेज हो रही है लगभग 0.8% से लेकर के इतनी लगभग 4.3%, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा गामा प्लस सीमेंटाइट स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहां पर क्या है, जब आपकी कार्बन परसेंटेज लगभग 0.10% है, 0.10% आप कार्बन परसेंटेज मिलाते हो और टेम्परेचर आप 1492 डिग्री सेंटीग्रेड करते हो, तो आपको डेल्टा आयरन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आप हीट ट्रीटमेंट का अपना उद्देश्य क्या है वो आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो मैं बता देता हूँ कि हीट ट्रीटमेंट का अपना उद्देश्य, अपना टारगेट क्या है, इस ऑस्टेनाइट को अचीव करना। ये जो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर होता है इसे प्राप्त करना। तो हीट ट्रीटमेंट के अंदर अपना मोटिव क्या था, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को प्राप्त करना। तो ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मुझे कहाँ मिल रहा है, आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ बन रहा है इसका, ये जो ग्राफ बन रहा है ये यहाँ से बनना शुरू हुआ, यहाँ गया, फिर ये यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ही ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मुझे मिल रहा है। कहने का मतलब अगर मेरे पास एक ऐसा स्टील है, ऐसा स्टील मैं बनाता हूं जिसके अंदर मैंने 0.8% कार्बन मिलाया, आप ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं कोई ऐसा स्टील स्ट्रक्चर जिसके अंदर मैंने 0.8% कार्बन मिलाया है और उसको मैं 727 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म कर रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मिल जाएगा। लेकिन अगर मैंने लेस देन 0.8% कार्बन मिलाया है तो मुझे उसे किस टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ेगा, उस बात की जानकारी आपको केवल और केवल आयरन कार्बन डायग्राम ही देगा। कैसे, मान लीजिए सपोज करिए आपने 0.5% कार्बन मिलाया, 0.5% मतलब लगभग इतना। जब आपने 0.5% लगभग कार्बन मिलाया है, मतलब लगभग इतना, तो आपको कहां तक गर्म करना पड़ेगा ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए, आपको यहां तक करना पड़ेगा। अब आप वाई एक्सिस पे जाइए कि टेम्परेचर रियल में एक्चुअल में है कितना, तो आप अगर वाई एक्सिस पकड़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि लगभग ये कितना हो जाएगा, आपका 768 डिग्री सेंटीग्रेड, 768 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको बोलूं कि आपने आपने 0.02% कार्बन मिलाया है, आपने 0.02% कार्बन मिलाया है, तो आपको उसे किस टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा कि आपको ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर मिल जाए, जिसके लिए आप पूरा एसटी कर रहे हो। तो आप करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, लगभग यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से आप ऊपर जाओगे 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 जाओगे, तो यहाँ अभी तक देखो आपको मिला नहीं है, आपको मिला तो है लेकिन आपको कौन सा स्ट्रक्चर मिलेगा इस रीजन में, आपको मिलेगा अल्फा आयरन फेराइट। वो अपना उद्देश्य नहीं है, हमको अल्फा आयरन फेराइट नहीं चाहिए, हमको ऑस्टेनाइट चाहिए ट्रीटमेंट में, जो कि हम यूज कर सकते हैं आगे। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे और गर्म करूंगा और गर्म करूंगा और गर्म करूंगा, तो यहाँ जिस इस पॉइंट पे पहुंचेगा, और ये पॉइंट किस लाइन पे किस पॉइंट पे है, ये किस लाइन पे है, ये है A3 लाइन पे, ये जो पॉइंट है ये A3 लाइन पे है। और इसको जैसे मैं वाई एक्सिस पे जाऊंगा तो मुझे पता चलेगा कि लगभग 910 डिग्री सेंटीग्रेड पर मुझे इसको गर्म करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस जो ग्राफ का उद्देश्य क्या है, क्यों इस ग्राफ को यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट किस पे था, ये A3 लाइन पे था। इसी तरीके से ये सारे जो पॉइंट है ये सारे A3 लाइन पर ही आपको मिलेंगे या फिर A4 लाइन पर ही मिलेंगे अगर आपको ऑस्टेनाइट को अचीव करना है। तो इससे दो चीजें मेरे पास क्लियर हो चुकी है कि हीट ट्रीटमेंट में क्यों कर रहा था, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर को अचीव करने के लिए कर रहा था, पहली बात। दूसरी बात, ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर आपको मिलेगा लेकिन अलग अलग टेम्परेचर पर मिलेगा। सबसे लोअर टेम्परेचर कौन सा है, 0.8। अगर आपने 0.8% कार्बन मिलाया है तो यही लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। देखो आपको 727 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे आपको ये मिलने लग जाएगा। इससे नीचे और कोई दिख रहा है क्या आपको, इससे नीचे कोई और पॉइंट है जो आपको ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर दे सके, है ही नहीं, क्योंकि ऑस्टेनाइट केवल इसी रीजन में आपको मिलेगा। तो इसी कारण इसको क्या बोलता हूँ, इस 727 डिग्री सेंटीग्रेड को मैं क्या बोलता हूँ, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर बोलता हूँ। ठीक है, जहां पे मुझे ऑस्टेनाइट मिलना शुरू हो गया है। अब कहां तक मुझे ले जाना है,
कहां तक ले जाना है वो डिपेंड करता है आपकी कार्बन परसेंटेज पे। जितनी कार्बन परसेंटेज होगी उतना ही आपका ही इसमें वेरिएशन होगा। तो इस बात से मैं ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि स्टील का जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो तो फिक्स है 727 डिग्री, वो तो फिक्स रहेगा। लेकिन अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कभी भी फिक्स नहीं रहता है स्टील के केस में, वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि वो तो इस कर्व के साथ में वेरी कर रहा है ना, वो तो इस कर्व के साथ में चेंज होता जा रहा है भाई। इस पे अलग कार्बन परसेंटेज है, इस पे अलग कार्बन परसेंटेज है, इस पॉइंट पे अलग कार्बन परसेंटेज है। अगर मैंने आपको बोल दिया कि आप है ना 1% कार्बन मिला रहे हो, तो अगर मैं 1% कार्बन मिलाता हूँ, अगर मैं 1% कार्बन मिलाऊंगा तो आपको उसे कहाँ तक हीट करना पड़ेगा? आपको उसे यहाँ तक हीट करना पड़ेगा, यानी लगभग 925 से 930 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको उसको हीट करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्या मिलेगा? आपको ऑस्टेनेट स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, तो आप आई थिंक आप समझ गए होंगे कि लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर इज फिक्स फॉर एनी टाइप ऑफ स्टील जो कि आप यूज में ले रहे हो, जो कि कितना होता है? 727 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो स्टील के लिए चेंज होता जाएगा, जो कि इस ग्राफ के हर पॉइंट पे वेरी करता है। ठीक है, और अगर एक बात और कि अगर आपका 0.008% से कम अगर आपका कार्बन है तो वो आपका प्योर कार्बन, प्योर क्या होगा? आपका आयरन हो जाएगा, जो कि आपको लगभग रूम टेम्परेचर पे मिलता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि इस ग्राफ का यूटिलाइजेशन क्या है। एक बार और मैं आयरन कार्बन डायग्राम को आपको बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि जो आयरन कार्बन डायग्राम होता है आपका, एक्स एक्सिस पे क्या था? आपका कार्बन परसेंटेज था, वाई एक्सिस पे क्या था? आपका टेम्परेचर था। तो मैं आपको बता चुका हूं कि हम स्टील के लिए ही ट्रीटमेंट करेंगे, और स्टील आपको कहां से कहां तक मिल रहा है? स्टील आपको लगभग इसी ग्राफ में आपको मिलेगा। तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक आपको मिलेगा, और यहां से लेकर के यहां तक आपको मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या है? आपका स्टील है। एक बात आप ये समझिए कि ये स्टील है। ठीक है, कौन सा स्टील? यूटेक्टॉइड स्टील। कौन सा स्टील? यूटेक्टॉइड स्टील। अब यूटेक्टॉइड स्टील में भी क्या होगा? जब 0.008% से लेकर 2% तक अगर आपको कार्बन, सॉरी 2% नहीं, 0.8%, 0.8% तक अगर आपको कार्बन मिल रहा है तो उसे आप क्या बोलोगे? हाइपो यूटेक्टॉइड स्टील। और अगर 0.8% से लेकर 2% के बीच में अगर आप कार्बन ऐड कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील। ठीक है, पहली बात तो ये। अगर आप 2% ज्यादा कार्बन ऐड कर रहे हो तो आपको जो स्टील मिलेगा यूटेक्टिक स्टील मिलेगा। उसका आगे आप यूज नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें क्या है कि कास्ट आयरन के जो नेचर है वो आ जाएगा, उसमें कास्ट आयरन की कुछ प्रॉपर्टी आ जाएगी। और कास्ट आयरन में प्रोडक्शन में कभी भी यूज में नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीआई जो कास्ट आयरन होता है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिटल नेचर का होता है। उस पर एक बार अगर एकदम से अगर इम्पैक्ट लोडिंग हो जाएगी तो वो क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए मैं उसको काम में नहीं ले सकता हूँ। और यहाँ पे हो क्या रहा है? जैसे 2% ज्यादा आप कार्बन ऐड कर रहे हो तो उसमें किसका नेचर आ रहा है, किसका गुण आ रहा है? सीआई का। इसलिए मैं यूटेक्टिक स्टील के लिए ये ट्रीटमेंट नहीं करूंगा, नहीं उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो आप आगे चल के देखेंगे कि जब मैं एनिलिंग करूंगा, नॉर्मलाइजिंग करूंगा या हार्डनिंग करूंगा, तब मैं सिर्फ इस रीजन की ही बात करूंगा। मैं केवल और केवल इस रीजन की बात करूंगा। हीट ट्रीटमेंट का मतलब ये जो पूरा ग्राफ मैंने पढ़ा है इसके अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट मेरे काम आएगा, जो प्रोसेस आगे मैं पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी बात मैंने क्या जानी कि इसके अंदर एक क्यूरी टेम्परेचर होता है जो कि 768 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एक होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि होता है 727 डिग्री सेंटीग्रेड। 727 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि क्या होता है? मेरा लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे वो ऑस्टेनेट में चेंज होना शुरू हो चुका है, जो कि सबके लिए फिक्स रहता है। एक होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर जो कि किस पे वेरी करता है, जो कि चेंज होता है या वेरी करता है किस पे? इस लाइन पे। यहाँ के लिए कार्बन परसेंटेज अलग होगा, इस पॉइंट पे कार्बन परसेंटेज अलग होगा। फिर मैं वाई एक्सिस पे जाके देखूंगा कि मुझे ये स्ट्रक्चर प्राप्त करने के लिए कितना डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट करना पड़ेगा। अगर मैं कार्बन परसेंटेज मेरा इतना है तो इसके लिए मुझे कितना डिग्री सेंटीग्रेड इसको हीट करना पड़ेगा। अगर मेरा कार्बन परसेंटेज लगभग इतना है तो मुझे यहाँ कितना डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप सीख गए होंगे कि इस ग्राफ का सिग्निफिकेंट क्या है, कि क्यों मैं इसको यूज में ले रहा हूँ। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट होगा, मतलब जो हीट ट्रीटमेंट के जो आगे के जो प्रोसेस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, बाकी की चर्चा अपन अगले लेक्चर में करेंगे।